नमस्कार, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और आज हम इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, बात करेंगे आपकी सेहत की और बात करेंगे आपकी हड्डियों की। मुझे लगता है कि इंसान को मिला सबसे बड़ा वरदान यही है कि वो खुद से अपने रोजमर्रा के काम कर सकता है, बिना किसी पर डिपेंड हुए अपनी लाइफस्टाइल खुद मैनेज कर सकता है। लेकिन जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो किसी ऐसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं जो उनके डेली रूटीन के काम में रुकावट बन जाती है। हड्डियों का दर्द इतना बढ़ जाता है कि सुबह दर्द के मारे नींद जल्दी खुल जाती है और जोड़ों की तकलीफ इतनी कि देर रात तक नींद भी नहीं आती। हम बात कर रहे हैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस की। आम भाषा में समझे तो गठिया। भारत में 1 करोड़ 20 लाख लोग रोमेटॉइड अर्थराइटिस से पीड़ित हैं और आज हम उन्हीं करोड़ों लोगों की समस्या को समझेंगे, साथ ही आपको यह समझाएंगे कि कैसे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इस रोमेटॉइड अर्थराइटिस के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को कहा जाता है रोमेटोलॉजिस्ट और मेरे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर सुव्रत आर्या है मेरे साथ, जो नोएडा के जेपी हॉस्पिटल में सीनियर रोमेटोलॉजिस्ट हैं। सर, स्वागत है आपका। इसी के साथ मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मेजर जनरल दर्शन सिंह भाकुनी। आप मैक्स हॉस्पिटल गाजियाबाद और मैक्स हॉस्पिटल नोएडा दोनों ही जगहों पर रोमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। सर, आपका भी स्वागत है। मेरे तीसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर पीडी रथ। आप साकेत के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रोमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर डायरेक्टर हैं और इसी के साथ जो चौथे मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर बिमलेश धर पांडे। आप नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट के पद पर काम कर रहे हैं। आप चारों पहले तो बधाई के पात्र हैं क्योंकि आप लोगों को वाकई उनके दर्द से राहत देते हैं। आप लोगों को उम्मीद देते हैं कि वो ठीक हो सकते हैं और लोगों की आप लोग मदद करते हैं। तो चलिए, कुछ और लोगों की मदद करने में आज मैं आपकी मदद कर देता हूं। हम कुछ सवाल जवाब के साथ लोगों की सहायता करते हैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस को समझने में। तो सबसे पहले डॉक्टर पीडी रथ, आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं। सर, रोमेटॉइड अर्थराइटिस अपने आप में इतना भारी भरकम शब्द है कि आदमी बीमारी से कम उसके नाम से ज्यादा घबरा जाता है। इतना भारी भरकम नाम सुनकर ज्यादा परेशान हो जाता है। तो क्या है इस शब्द का मतलब, क्या है रोमेटॉइड अर्थराइटिस? दोस्तों, मैं डॉक्टर पीडी रथ हूँ। मैं सीनियर डायरेक्टर हूँ रोमेटोलॉजी में मैक्स हॉस्पिटल साकेत में। इसके अलावा मेरा अपना क्लिनिक भी है नोएडा में और मैं पिछले 20 साल से भी ऊपर रोमेटोलॉजी फील्ड में हूँ। रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक किस्म की गठिया रोग जिसे हम कहते हैं बीमारी है जो आमतौर पे महिलाओं को अफेक्ट करती है और यूजुअली 20-25 साल से लेके 50 साल की उम्र तक। हालांकि ये कभी कभार पुरुषों को और अन्य एज के लोगों को भी अफेक्ट कर सकती है, बट आमतौर पे महिलाओं को अफेक्ट करती है। और ये बीमारी ऐसी है कि इसके जो लक्षण है वो आमतौर पे जोड़ों पे शुरू होते हैं और ये कॉमनली जो हमारे हाथ और पैरों के जोड़ हैं इनमें शुरू होते हैं। और लेकिन सिर्फ यही नहीं, ये बीमारी कई बार जोड़ों के अलावा अन्य अंग को भी पकड़ सकते हैं, जैसे कि हमारे फेफड़ों को, हमारे आंखों में आ सकते हैं, हमारे किडनी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये बीमारियां मल्टी सिस्टम होती है, यानी कई सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकती हैं। हालांकि जोड़ों को ही ज्यादातर अफेक्ट करती है और सही इलाज से कंट्रोल भी हो सकता है। और अगर हम इलाज सही वक्त पे नहीं करते हैं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसा गठिया है जिसमें जोड़ हमारे जो है वो डैमेज हो सकते हैं और टेढ़े हो सकते हैं। इस वजह से इसका इलाज और इसका डायग्नोसिस होना सही वक्त पर बहुत जरूरी होता है। मेजर जनरल डॉक्टर दर्शन सिंह भाकुनी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आता हूं। आप ये बताइए कि गठिया में क्या सिर्फ दर्द होता है जोड़ों में, क्योंकि वो तो किसी और बीमारी में भी हो सकता है। पर्टिकुलरली रोमेटॉइड अर्थराइटिस के लक्षण क्या है, क्या है इस बीमारी के सिम्टम्स, आप बताइए सर। आई एम मेजर जनरल दर्शन सिंह भाकुनी। I am working as a director of rheumatology at Max Hospital Vaishali Ghaziabad as well as in Max Hospital Noida. My specialty is all the autoimmune disorders and including joint diseases. I am working here at this place for last 1 year and I have the experience of around 42 years for seeing these kind of patients. Rheumatoid arthritis के symptoms में सबसे पहले 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो सिस्टमिक इफेक्ट हो सकता है, दूसरा लोकल ऑन द जॉइंट्स। जो जॉइंट्स में इफेक्ट होता है यूजुअली एक से ज्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो भी अराउंड स्मॉल जॉइंट्स ऑफ जो हैंड्स है या फीट है, हाथ या पाँव के जो उंगलियों के जॉइंट्स हैं, रिस्ट जॉइंट्स है, ये इन्वॉल्व होते हैं। इसमें दर्द होता है, सूजन होती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होता है कि इसमें अकड़न होती है, स्टिफनेस, जिसे आप अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं। वो जब भी पेशेंट उठता है तो उसको
करीब करीब आधे से पौना घंटा या कभी कभी 1 घंटा में उसको अकड़न रहती है जोड़ों में, उसके जोड़ खुल नहीं पाते। जो जो पेशेंट अपना दिनचर्या का काम करता रहता है या करती रहती है, उसके जोड़ खुल जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसा मैंने बताया, पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस, ये 3 चीजें होती हैं। इसमें बाकी जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लाइक एल्बोज के जॉइंट, शोल्डर, कंधे के, घुटने के, एंकल के, हिप जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होता है। और शोल्डर के पास जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट या स्टर्नम, चेस्ट के ऊपर जो जॉइंट है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। डॉक्टर बिमलेश धर पांडे, आप ये बताइए सर कि अगर कोई रोमेटॉइड अर्थराइटिस से पीड़ित है तो उसकी लाइफ में क्या क्या बदलाव होंगे, किस तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं इस बीमारी से जुड़े हुए, हमारी लाइफ कैसे बदल जाती है इस बीमारी को होने के बाद? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर बिमलेश धर पांडे है और मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूँ, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में जब रूमेटोलॉजिस्ट कहते हैं तो हिंदी में हम उसको गठिया वात रोग विशेषज्ञ कहते हैं। मैं मूलतः नोएडा में काम करता हूँ, मैं एक सीनियर कंसल्टेंट हूँ और मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ वो फोर्टिस हॉस्पिटल है नोएडा में। बहुत वाजिब सवाल है, किन कारणों से गठिया रोग होता है, वो भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो मूलतः ये रोग महिलाओं में देखा जाता है, तो ये मान के चलिए कि महिलाओं में ज्यादा होता है, तो महिलाओं के हार्मोन उनके एक रिस्पॉन्सिबल रिस्क फैक्टर है और आप इसको बदल नहीं सकते। दूसरा, महिलाओं में भी एक उम्र में विशेष में देखा जाता है, जिसको हम कह सकते हैं 20 से 40 हिंदुस्तान में और विदेशों में 40 से 60। तो एक उम्र है जिसमें आप ये रोग को देखते हैं, तो ये दोनों चीज आप बदल नहीं सकते। तीसरा रिस्क फैक्टर जिसको हम कहते हैं वो है व्यक्ति विशेष के परिवार जन में, जैसे पिता माता का गठिया का होना एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो ये जानकारी प्राप्त करना कि परिवार में किसी को गठिया है कि नहीं है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे के सारे गठिया में कहीं ना कहीं जीन का यानी आनुवांशिक तत्व का होना लगभग जरूरी है, और वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी है। जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स थे वो मैंने बता दिए, यानी आप उसको बदल नहीं सकते, आप अपनी जीन को नहीं बदल सकते, आप अपनी जेंडर को नहीं बदल सकते और आप अपनी एज को नहीं बदल सकते। जो बदल सकते हैं, जो कि रिस्क फैक्टर है, वो है इन्फेक्शन। डॉक्टर पीडी रथ, आप तो 20 सालों से इस बीमारी को डायग्नोस कर रहे हैं, तो आप कैसे पहचान करते हैं कि किसी को रोमेटॉइड अर्थराइटिस ही है, कोई इसी पर्टिकुलर बीमारी से पीड़ित है, ये आप डायग्नोस कैसे करते हैं? तो इस वजह से, जैसे कि मैंने कहा, इसका इलाज होना बहुत जरूरी है और इलाज होने के लिए सबसे पहले इसका डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। तो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो इसके लक्षण है, यानी सुबह सुबह सो के उठने पर हाथ और पैर का अकड़ जाना, आधे 1 घंटे तक अकड़ाहट रहना, और जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो वो अकड़ाहट धीरे धीरे कम हो जाना, ये इसके मेन लक्षण है। तो ये लक्षण अगर किसी को भी हो रहा है तो हमें इमीडिएटली सोचना चाहिए कि क्या ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है। और क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि इसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, आरए फैक्टर है और कई टेस्ट हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये जो टेस्ट हैं ये इस बीमारी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि ये कई रोगों में पाए जा सकते हैं। तो केवल आरए फैक्टर का पॉजिटिव हो जाना ये नहीं बताता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। इस वजह से इसके लिए एक विशेषज्ञ के पास जाना बहुत जरूरी है, जिसको हम रूमेटोलॉजिस्ट कहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मिलाकर जो आपके लक्षण हैं, सुबह अकड़ाहट होना, जोड़ों में सूजन आना, उसको लेकर ब्लड टेस्ट लेकर और पूरी हिस्ट्री लेकर ये नतीजे पे आते हैं कि क्या ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं है। डॉक्टर रथ, मैंने बहुत से बुजुर्ग लोगों को खासतौर पर ये कहते हुए सुना है कि अर्थराइटिस है, अब तो जीवन भर इसी दर्द के साथ रहना है, अब तो मरने के बाद ही छुटकारा मिलेगा इस दर्द से। तो क्या वाकई ये बीमारी लाइलाज है या मरने से पहले भी इस दर्द से छुटकारा मिल सकता है? इस बीमारी का कोई इलाज हो सकता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज आज की डेट पर, और ये मैं बार बार कहूंगा, उतना ही संभव, उतना ही आसान है जैसे किसी बीपी, शुगर या थायराइड के बीमारी का इलाज है। उससे कम या ज्यादा नहीं है। तो ये कहना कि इसका कोई इलाज नहीं है, इन बीमारियों में कुछ कर नहीं सकते, ये बहुत बहुत गलत है। और जो ये चीजों को फैला रहे हैं ये पुराने जमाने की बातें हैं। आज के जमाने में रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट वैसा ही है जैसे थायराइड, बीपी या शुगर का है, और अगर सही इलाज सही वक्त पे होता है तो पेशेंट्स उससे बिल्कुल नियर नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। और केवल यही नहीं,
वक्त के साथ काफी लोगों की दवाइयां बंद भी हो सकती हैं। इसमें सबसे पहले जो हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा, वो है DMARD, जिसको हम कहते हैं डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग। और ये वो दवाइयां हैं जो खास तौर पे रोमेटॉइड में यूज होती हैं, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट हो गया, सल्फासालाजीन हो गया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो गया, इगुराटिमॉड हो गया, लेफ्नामाइड हो गया। ये दवाइयां 60 से 70% लोगों को आराम से कंट्रोल कर लेती हैं। इसके बावजूद अगर किसी में बीमारी बढ़ती है, उसके लिए हमारे पास और आधुनिक दवाइयां हैं, जिसको हम सिंथेटिक डीमार्ट्स कहते हैं, जैसे कि टोफासिटिनिब है, जैसे कि बैरिसिटिनिब है। और इन दवाइयों के आने के बाद और भी अच्छे तरीके से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर रथ, आपकी ही बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इलाज तो है, वो तो आप कर देंगे, लेकिन बीमार खुद भी तो कुछ कर सकता है ना। हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ मिनट निकाल कर ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे आप जो इलाज कर रहे हैं उसे थोड़ा और बूस्ट मिले, या हम जो 2 साल में ठीक होने वाले हैं वो 1 साल में ठीक हो जाएं। हमारी लाइफस्टाइल में हम क्या बदलाव करें? तो ये बीमारी हालांकि एक लाइफस्टाइल बीमारी नहीं है, एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम अपने ही शरीर को आक्रमण कर रहा है। लेकिन ये देखा गया है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंसान में एक जेनेटिक प्रवृत्ति होती है बीमारी को पैदा करने की, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ एनवायरमेंट में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखा है वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इसके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, जो कि हमें हमेशा कम रखना है। अपने लाइफस्टाइल में स्ट्रेस को कम रखना है, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा स्मोकिंग, बट हालांकि हमारी कंट्री में हमने देखा है कि स्मोकिंग उतना इंपॉर्टेंट कारण नहीं है, क्योंकि स्मोकिंग हमारी ज्यादातर महिला पेशेंट्स नहीं करती हैं। उसके अलावा एनवायरमेंटल पोल्यूशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमने देखा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्टर सुब्रत आर्या, आपसे सवाल लेना चाहता हूं। सर, मेरा सवाल उन लोगों के लिए है जो गठिया का दर्द झेल रहे हैं इस वक्त वर्तमान में। उनमें किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं आगे चलकर लाइफ में, किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की तकलीफ आगे चलकर आती है इस बीमारी में, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम डॉक्टर सुब्रत आर्य है। मैं एक सीनियर रूमेटोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि गठिया रोग और ऑटो इम्यून बीमारियों का विशेषज्ञ, जेपी हॉस्पिटल नोएडा में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिर्फ जोड़ों की बीमारी नहीं है, एक मल्टी सिस्टम ऑटो इम्यून डिजीज है। इसीलिए इसके लक्षण जोड़ों से बाहर के दूसरे अंगों में भी देखे जा सकते हैं। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि आंखों और मुंह में सूखापन होना, जिनको सिक्का सिंड्रोम भी कहते हैं। कुछ लोगों में यही सूजन और जकड़न लंग्स में भी हो सकती है, फेफड़ों में। उस प्रॉब्लम को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में हार्ट डिजीज होने का खतरा बाकी लोगों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस होने का भी रिस्क रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में थोड़ा ज्यादा देखा गया है। इसके अलावा स्किन में नोड्यूल्स हो सकते हैं या इन्फेक्शन होने का भी थोड़ा रिस्क है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस को अच्छे तरह से कंट्रोल करने से इन सभी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। डॉक्टर बिमलेश धर पांडे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से बेहतर है कि हम अभी से संभल जाएं, अभी से सतर्क हो जाएं या अभी से सावधान हो जाएं। तो मेरे जैसे लोगों के लिए आपके पास क्या सलाह है? मेरे लिए अगर कोई नसीहत हो, कैसे रोका जा सकता है खुद को रूमेटॉइड आर्थराइटिस का शिकार बनने से? वो जो सवाल है बहुत लाजमी है। धूम्रपान से बचा, एक क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए, वो चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, यानी आप अपने से पी रहे हैं या अगर आपके वातावरण में कोई पी रहा है। धूम्रपान ये आपको बहुत हद तक होने का कारण बन सकता है। मुंह की ओरल कैविटी यानी मसूड़ों की सफाई बहुत जरूरी है। अगर किसी के मुंह में पायरिया हो तो उसको गठिया होने की संभावना होती है। सिलिका का डस्ट, यानी ऐसा वातावरण जिसमें सिलिका हो, जहां पे माइनिंग एक्टिविटी हो, यानी आप ऐसे प्रदूषित वातावरण में हैं जिसमें सिलिका का डस्ट हो, या इन्फेक्शंस के रिस्क हो जैसे चिकनगुनिया, जैसे एप्स्टीन बार वायरस। ये सारे नाम एग्जॉटिक आम इंसान के लिए हो सकते हैं, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं, कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिनसे अगर हम बचाव करें तो आपको गठिया होने से बहुत हद तक आपको संभावना है कि ना हो। अगर किसी को होना है तो वो अगर होगा भी तो कई साल बाद होगा। अगर आप इससे बच सके तो अच्छा है। चूंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी आपकी मूलतः आपकी प्रतिरोधक क्षमता का एक विकार है, जिसमें आपकी शरीर भी आपके ऊपर अटैक करती है। तो अगर आपको एक रोग हो जाए तो ऐसा नहीं है कि एक ही रोग रहे, रूमेटॉइड के साथ और रोग भी जुड़ सकते हैं, यानी इसके साथ संभावित और ऑटो इम्यून डिजीज भी देखे जा सकते हैं। वो थायराइड का भी रोग हो सकता है, वो कुछ और रोग जैसे लूपस, शॉगरेन सिंड्रोम,
मायोसाइटिस, ये सब देखे जा सकते हैं। कब कौन होगा ये हम नहीं बता सकते हैं। इसका कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है जिसमें हम बता सके कि अगर आपको रूमेटॉइड है तो आपको ये भी हो सकता है। वो एक आम आदमी की रोग की उम्र के दौरान हमें दिख जाता है तो हम बता पाते हैं कि ऐसा हो रहा है। यानी एक बार ऑटोइम्यून डिजीज हो जाए, यानी प्रतिरोधक क्षमता में विकार आ जाए, तो कुछ और उससे उत्पन्न होने वाले रोग भी जुड़ सकते हैं। तो इसका ध्यान हमें देना है। डॉक्टर भाकुनी, आप तो 40 सालों से भी ज्यादा समय से अर्थराइटिस का इलाज कर रहे हैं, 42 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है, तो शायद इस सवाल का जवाब सबसे ज्यादा क्लैरिटी से आप ही दे सकते हैं कि एक और टर्म होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इस बीमारी में भी घुटनों में या फिर जोड़ों में सूजन आ जाती है, जकड़न होती है, दर्द की समस्या बनी रहती है। तो ये दो अलग अलग नाम क्यों? क्या रोमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों में कोई डिफरेंस है, कोई फर्क है? The difference between rheumatoid and osteoarthritis is, if अगर हम ये देखें कि एज फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी एज में हो सकती है, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक। और ऑस्टियोआर्थराइटिस ये अक्सर मिडिल एज में होती है, 40, 45, 60 साल के बाद, क्योंकि इसमें जो जॉइंट होते हैं वो घिस जाते हैं, कार्टिलेज घिस जाता है, जो कि बड़े अगर आप उसको दुरुपयोग करें तब होता है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेशन के कारण, ऑटोइम्यून डिजीज के कारण जो इन्फ्लेमेशन होता है उससे कार्टिलेज को नुकसान पहुंचता है। दूसरी बात है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक बार में 1 या 2 या 3 जॉइंट ही इन्वॉल्व होते हैं, और यूजुअली जो जॉइंट अक्सर इन्वॉल्व होते हैं वो घुटनों के जॉइंट्स, एंकल के जॉइंट्स, या अंगुलियों के लास्ट में जो डिफॉर्मिटी डिस्टल जॉइंट्स हम इसे कहते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें लेडीज में, तो उनके जो टोज होते हैं, ग्रेट टो होता है, एक तरफ मुड़ा होता है, वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण होता है। एंड दूसरा होता है उनके थंब के बेस में, क्योंकि लेडीज को हमारे ज्यादा कपड़े निचोड़ने का काम या बोतलें खोलने या बंद करने का काम है, तो उनके थंब के बेस में भी जो पेन और स्वेलिंग हो जाती है, तो ये जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में। जी, तो कुल मिलाकर मैं ये समझा कि दोनों का कॉजिंग फैक्टर अलग अलग है, दोनों के होने के कारण अलग है, वजह अलग है। लेकिन सर फिर गाउट क्या है? उसे भी इंटरनेट पर जब हम सर्च करते हैं तो आम भाषा में हिंदी में गठिया ही लिखा आता है। जब सबके नाम गठिया है तो फिर अंग्रेजी में ये अलग अलग मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्यों? ये गाउट किस तरह से अलग है रूमेटॉइड अर्थराइटिस से? गाउटी आर्थराइटिस में बहुत ज्यादा पेन होता है और अचानक ये स्वेलिंग आती है और दर्द होता है, सो मच सो दैट अगर पेशेंट सो रहा होता है तो उसकी नींद एकदम से खुल जाती है, और इनफैक्ट अगर उसके जॉइंट के ऊपर से आप चादर भी उसको निकले तो वो चिल्लाने लगता है, इतना ज्यादा दर्द होता है। अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं बोल्ट फ्रॉम ब्लू। खास बात गाउट में ये है कि ये 1 या 2 जॉइंट में ही होता है, और जो कॉमनेस्ट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व जॉइंट होता है वो होता है बेस ऑफ ग्रेट टो, यानी कि अंगूठे का बेस उसमें होता है। और अदरवाइज ये नीज में, घुटने में भी हो सकता है, एंकल में भी हो सकता है। यूजुअली गाउट की बीमारी मेल्स में ज्यादा होती है, फीमेल्स में बहुत कम देखी गई है। इसके कई कारण हैं, और ये पेन इतना ज्यादा होता है कि हम जैसे कहें कि दुनिया में 2 या 3 पेन वो बहुत ज्यादा होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग सहते हैं, जैसे कि चाइल्ड बर्थ, दूसरा होता है डेंटल पेन, दांत का दर्द, तीसरा गाउट का पेन। तो आज समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा पेन होगा। डॉक्टर भाकुनी, मेरा अगला सवाल महिलाओं के जीवन से जुड़ा हुआ है, खासतौर पर वो महिलाएं जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस से पीड़ित हैं। क्या वो मां बनने का सुख पा सकती हैं? क्योंकि जिस इंसान से अपने ही शरीर का वजन न संभल रहा हो, वो पेट में 9 महीने तक बच्चे को रख पाए, काफी मुश्किल होता होगा। प्रेगनेंसी प्लान की जा सकती है या नहीं? किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट हम लोग इनकरेज करते हैं कोई अगर लेडी आगे तो प्रेग्नेंट होने के लिए, अगर उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। कारण यह है कि नेचुरल वे में अगर लेडी प्रेग्नेंट हुई तो नेचुरली उसके जो हार्मोन्स हैं वो इनके आर्थराइटिस के सिम्टम्स को कम कर देते हैं बगैर दवाइयों के। क्योंकि अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाइयां शुरू करें तो कुछ दवाइयां ऐसी होती जो कि हम उनके प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, या लैक्टेशन में जब दूध पिला रहे तो नहीं दे सकते, या फैमिली उनकी अगर कंप्लीट नहीं हुई या 30 या 32 या 35 साल की, तो हम हमेशा सलाह देते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाइए, कम से कम आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी और आपके सिम्टम्स गायब हो जाएंगे। डॉक्टर सुव्रत आर्या, आपके पास आता हूं फिर से। पूरी दुनिया आज योग के कमाल को देख रही है, विदेशों में भी, अमेरिका में भी, लंदन में भी योग करके लोग हर बीमारी का इलाज कर रहे हैं। तो आखिर योग तो हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी सभ्यता का एक अंग है, तो क्या एक्सरसाइज से कुछ होगा? इन शॉर्ट, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या योगा से होगा?
ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। योगा और एक्सरसाइज रोमेटॉइड आर्थराइटिस से कंट्रोल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। योगा करने से मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, जॉइंट्स में पेन कम होता है, मेंटल स्ट्रेस कम होता है, वेलबींग की फीलिंग आती है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और योगा करने से ओवरऑल इन्फ्लेमेशन को कम करने में काफी हेल्प मिलती है। डॉक्टर बिमलेश, हम इम्यूनिटी पर बात कर रहे हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता ही है जो हमें सारी बीमारियों से बचाती है। एक तरह से ये हमारे शरीर में आर्मी की तरह काम करती है, जो वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से हमारे शरीर को बचाती है। कोई भी बीमारी हो, इम्यूनिटी आपको बचाएगी। तो चूंकि रोमेटॉइड आर्थराइटिस खुद इम्यून सिस्टम से जुड़ी एक बीमारी है, तो क्या रोमेटॉइड आर्थराइटिस से जूझ रहे मरीजों के बाकी दूसरी ऑटो इम्यून डिसीजेस की चपेट में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं? क्या इम्यूनिटी से जुड़ी जो दूसरी बीमारियां हैं वो होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं क्या? कई बार आप देखते हैं किसी व्यक्ति को गठिया हुआ लेकिन उसके पहले एक इन्फेक्शन हुआ था, जैसे चिकनगुनिया, जैसे और वायरल बुखार। ये अब इससे आप अगर बच सकें तो आप शायद गठिया को होने से बच सकते हैं। अगर आपके पास जीन है तो पर भी आप कुछ समय तक बच सकते हैं। स्मोकिंग यानी धूम्रपान, इससे बचना है क्योंकि स्मोकिंग अनयूजुअल रिस्क फैक्टर है जो कि आपकी गठिया को उत्पन्न करने में सहायक है, और अगर हो जाए तो उसको हमेशा बढ़ावा देता है, उसको बढ़ाता रहता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को गठिया हो जाए तो उनको धूम्रपान छोड़ना भी चाहिए क्योंकि वो रिस्क फैक्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है। डॉक्टर सुव्रत, वैसे तो आपने काफी कुछ कवर किया, फिर भी लाइफस्टाइल के कुछ ऐसे फंडे आप बताइए, जो कुछ ऐसी चीजें जो हम अपना लें, जो हमें करनी चाहिए, जो हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन शैली सुधर गई तो जीवन भी सुधर जाएगा। तो ऐसा क्या करें, ऐसी क्या लाइफस्टाइल के चेंजेस हम अपने जीवन में ले आएं कि हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस से बच सकें? रोमेटॉइड आर्थराइटिस को कंट्रोल करने के लिए दवाइयों के अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत जरूरी हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डाइट। हमें डाइट में वो चीजें इंक्लूड करनी चाहिए जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस की इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, नट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स, और अलग अलग तरह के अलग अलग कलर के फ्रूट्स लेना, क्योंकि इनमें पिगमेंट्स होती हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट लेने से भी हेल्प होती है। इसका उदाहरण है जैसे कि एवोकेडो हो गया, ऑलिव ऑयल हुआ, या फिर नट्स जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए फिश एक अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स है जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। डॉक्टर बिमलेश धर पांडे, आखिरी सवाल आप ही से ले लेता हूं। क्या आप डॉक्टर सुव्रत की बातों से सहमत हैं? वैसे तो आपने भी इस बात को दोहराया ही है, बावजूद इसके क्या लाइफस्टाइल खराब होने से रोमेटॉइड आर्थराइटिस होने का खतरा ज्यादा होता है? क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि जीवन शैली एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है? बहुत अच्छा सवाल है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं, आजकल हम हमेशा कुर्सी पे बैठते हैं। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं दिन भर कुर्सी पे बैठता हूं, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूं अगर माना जाए तो। आम जिंदगी में सबके साथ ऐसी है। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल क्या करता है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपको मोटापा देता है। मोटापा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है गठिया का होना। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जरूर इनडायरेक्टली आपको मोटापा देता है और आपको गठिया होने के चांसेस को बढ़ाता है। इसलिए हमें हर हालत में एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स को अपनी जिंदगी में डालना ही पड़ेगा ताकि गठिया से बचाव हो, यानी मोटापा से बचाव। और इसे एक ही रोग नहीं बचता। अगर मैं कहूं सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मोटापा, इनसे आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया, हार्ट डिजीज, इन सब चीज का एक मंत्र है कि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर निकले, आप फिजिकली जितना हो सके एक्टिव रहे। वो एक तरह से ढाल है बहुत सारे रोगों से बचने का, और इसको हम अपनी जिंदगी में हर हालत में डालें और उसको ढाल के उसके ऊपर ये करें कि हम हमेशा इसके ऊपर अमल करते रहे, कभी रुके नहीं। शुक्रिया आप चारों का, मेरे साथ आप जुड़े। आपने बहुत ही साफगोई के साथ अपनी बात को रखा और मुझे लगता है कि तमाम तरह की जो भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, जो भ्रम है, वो दूर हो गए होंगे गठिया को लेकर। कुल मिलाकर आप अगर गठिया से पीड़ित हैं तो हमारे डॉक्टर्स की राय पर आप गौर कीजिएगा, ध्यान से इनकी बातों को सुनिएगा और इन डॉक्टर्स की कही गई बातों को फॉलो जरूर कीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, अपना मनोबल मजबूत रखिए क्योंकि आप ठीक हो सकते हैं। और अगर आपको गठिया नहीं है तो याद रखिए कि जीवन शैली और फास्ट फूड की वजह से आर्थराइटिस की बीमारी तेजी से बढ़ रही है।
अर्थराइटिस होने पर शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा भी बढ़ने लगती है और इस वजह से जोड़ों में सूजन की समस्या बढ़ती है, जोड़ों में असहनीय दर्द होता है। और ऐसे में हम अगर कुछ बातों का ख्याल रख लें, आज अगर सतर्क हो जाएं, आज अगर सावधानी के साथ अपनी लाइफस्टाइल में कुछ मिनट निकालकर एक्सरसाइज कर लें, खान पान में थोड़े बहुत बदलाव कर लें, तो न सिर्फ गठिया बल्कि आप बाकी दूसरी बीमारियों से भी बच सकते हैं, खुद स्वस्थ रह सकते हैं, अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही।